22 दिसंबर 2016 अरे कॉलोनी, मुंबई। सुबह का समय था। अरे की घनी हरियाली के बीच से एक स्थानीय निवासी गुजर रहा था। पेड़ों के बीच नमी थी, रास्ता शांत था और उस शांति के बीच उसकी नज़र अचानक एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे देखने के बाद शायद कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रह पाता। एक शरीर, सिर के बिना, एक पेड़ के तने के सहारे बैठी हुई हालत में। शरीर पर कपड़े नहीं थे और उसे जिस तरह छोड़ा गया था वह पहली नज़र में किसी सामान्य हत्या जैसा नहीं लग रहा था। पुलिस को खबर दी गई। जब अधिकारी वहां पहुंचे तो मामला और भी उलझता चला गया। धड़ से करीब 20 मीटर दूर उसी व्यक्ति का कटा हुआ सिर मिला। वहीं उसके कपड़े भी मिले। आसपास कुछ ऐसी चीज़ें बिखरी हुई थीं जो आम तौर पर पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होती हैं। एक आईना, नारियल, खराऊं, पवित्र धागे, हल्दी, कुमकुम और कुछ दूसरी रस्मों से जुड़ी सामग्री। पहली नज़र में यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हत्या के बाद वहाँ एक संदेश छोड़ने की कोशिश की हो, या शायद एक भ्रम। और यहीं से यह केस उस दिशा में जाने लगा जहाँ सच और डर, सबूत और अफवाह, इन्वेस्टिगेशन और फोल्कलोर सब एक दूसरे में घुलने लगते हैं। क्योंकि किसी हत्या के मौके पर रिचुअल जैसी चीज़ें मिलना और हत्या का रिचुअल किलिंग साबित होना, ये दोनों अलग बातें हैं। पुलिस ने ह्यूमन सैक्रिफाइस एंगल की जांच की। कुछ रिपोर्ट्स में प्रीस्ट या धार्मिक व्यक्ति से जुड़े सुरागों का जिक्र आता है, लेकिन सार्वजनिक रिकॉर्ड में किसी की गिल्ट एस्टैब्लिश नहीं हुई। इसलिए यह कहानी ऑकल्ट थ्योरी की कहानी नहीं है। यह कहानी है ब्रैंडन गोंसाल्विस की, एक 22 साल के कॉलेज छात्र की, जो 3 दिन पहले 19 दिसंबर 2016 की सुबह गोरेगांव में अपने घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। उस सुबह सब कुछ साधारण दिख रहा था। घर, कुत्ते को घुमाना, बाहर निकलना, वही शहर, वही रास्ते। ऐसी सुबह जिसके बारे में कोई परिवार बाद में सोचता है तो सबसे ज़्यादा यही बात चुभती है कि उसमें चेतावनी जैसा कुछ भी नहीं था। ब्रैंडन निकला लेकिन वापस नहीं आया। पहले परिवार ने इंतज़ार किया, फिर फ़ोन किए, फिर परिचित लोगों से पूछा, फिर आसपास पता किया। ब्रैंडन के वापस न लौटने पर परिवार ने दिंडोशी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत फाइल की। उस वक्त तक यह सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला था। 3 दिन बाद वही मामला मुंबई के उन अनसॉल्व्ड मर्डर्स में बदल चुका था जिनके सवाल आज भी पूरे नहीं हुए। अरे कॉलोनी, एक सुबह की वॉक, एक 22 साल का छात्र, पेड़ के सहारे बैठा हुआ सिर विहीन शरीर, धड़ से 20 मीटर दूर रखा हुआ सिर, पास में मिले कपड़े और चारों ओर रिचुअल जैसी चीजें। लेकिन कोई साफ जवाब नहीं। सवाल यह था, किसने ब्रैंडन गोंसाल्विस को मारा, क्यों मारा, और मुंबई ने उस सुबह क्या नहीं देखा। ब्रैंडन के बारे में सार्वजनिक रिकॉर्ड बहुत सीमित है, लेकिन इतनी बात साफ है, वह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री का नाम नहीं था। वह किसी का बेटा था, किसी का भाई, और अपने घर की रोज़मर्रा की लय का हिस्सा। उस उम्र में जिंदगी अक्सर पूरी तरह बनी नहीं होती, बस बन रही होती है। घर में वह वही लड़का था जो कुत्ते को घुमाने ले जाता था, अपनी दिनचर्या में रहता था
और जिसकी देर से वापसी पहले साधारण देरी जैसी लगी होगी। उसके बारे में बाद की रिपोर्ट्स में कई अजीब डिटेल्स लिखी गईं, लेकिन किसी इंसान को उसकी डायरी, उसकी प्लेलिस्ट या उसके आखिरी दिन से डिफाइन करना आसान है और अनफेयर भी। ब्रैंडन की कहानी हत्या के मौके से शुरू नहीं हुई थी, वह उससे पहले भी एक जिंदगी था। और यही याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अनसॉल्व्ड केसेस में विक्टिम बहुत जल्दी एक सिंबल बन जाता है। वह किसी थ्योरी का सिंबल नहीं था, वह घर का वह इंसान था जिसका देर से लौटना पहले सामान्य लगा होगा, फिर चिंता बना होगा और अरे कॉलोनी को समझना इस कहानी के लिए ज़रूरी है। अरे मुंबई के बाहर नहीं है, ये उसी शहर के अंदर है, लेकिन वहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे शहर ने अपना एक हिस्सा पेड़ों, संकरे रास्तों, पहाड़ों, खेतों और ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों के बीच छुपा दिया हो। अरे में लोग रहते हैं, काम करते हैं, आते जाते हैं, वहाँ सड़कें हैं, संस्थान हैं, बस्तियाँ हैं, जानवर हैं, कामगार हैं, लेकिन साथ ही ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ विजिबिलिटी कम हो जाती है, जहाँ कुछ मीटर के बाद शहर की सर्टेनिटी टूट जाती है। यही आरे का पैराडॉक्स था। लोग पास थे, रास्ते खुले थे, फिर भी उस सुबह ब्रैंडन प्रैक्टिकली इनविजिबल हो गया। जांच में आगे चलकर ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट बनी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, रास्ता दोबारा समझने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि ब्रैंडन कहाँ गया, किस रास्ते गया और क्या कोई उसके पीछे था। लेकिन आरे के कुछ हिस्से कैमरा से बाहर थे। यहीं से जांच की रोशनी कम पड़ने लगी। पुलिस ने यह पॉसिबिलिटी देखी कि किलर या किलर्स एरिया से फेमिलियर हो सकते थे। वजह यह थी कि आरे के अंदर कुछ ऐसे रास्ते और हिस्से थे जहां सीसीटीवी कवरेज कमज़ोर थी, लेकिन ये थ्योरी भी फाइनल प्रूफ तक नहीं पहुंची। मौके की डिटेल्स ने जांच को कई दिशाओं में खोल दिया। सबसे विजिबल डायरेक्शन था रिचुअल या ह्यूमन सैक्रिफाइस, लेकिन विजिबल डायरेक्शन हमेशा सही डायरेक्शन नहीं होती। रिपोर्ट्स में मौके के पास आईना, नारियल, खड़ाऊं, धागे, हल्दी, कुमकुम जैसी चीज़ों का जिक्र आता है। कुछ रिपोर्ट्स शरीर पर क्रॉस लाइक मार्किंग्स की भी बात करती हैं, लेकिन सार्वजनिक रिकॉर्ड से ये साफ नहीं होता कि इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या था। जांच में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अटेंशन खींचती है, वही हमेशा सबसे ज़्यादा सच नहीं बताती। ऐसी चीज़ें मोटिव की तरफ इशारा कर सकती थीं, स्टेजिंग भी हो सकती थीं, या किसी ऐसे कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा हो सकती थीं जिसे पुलिस कभी पूरी तरह इस्टेब्लिश नहीं कर पाई। अगर मौका इंटेंशनली मिसलीडिंग बनाया गया हो तो सिंबल्स इन्वेस्टिगेशन को गलत दिशा में ले जा सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रिकॉर्ड में ये साफ नहीं हुआ कि मौका सच बोल रहा था या सिर्फ डायरेक्शन दे रहा था। ब्रैंडन केस की सबसे मुश्किल बात यही है। हर क्लू जैसे किसी थ्योरी की तरफ इशारा करता था, लेकिन कोई थ्योरी पूरा रास्ता तय नहीं कर पाई। पुलिस ने कई एंगल्स देखे, ह्यूमन सैक्रिफाइस, पर्सनल राइवलरी, लव अफेयर, ड्रग्स या बैड कंपनी, रॉबरी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और एनिमल अटैक तक की पॉसिबिलिटी। क्राइम ब्रांच भी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन में आई। टीम्स बनी, सीसीटीवी चेक हुए, लोगों से पूछताछ हुई। बाद की रिपोर्ट्स में बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की बात सामने आई, लेकिन सार्वजनिक रिकॉर्ड में न अरेस्ट आया, न कन्विक्शन, न कंफर्म्ड मोटिव। एक हत्या के मामले में क्लूज होना काफ़ी नहीं होता। क्लूज को किसी इंसान तक पहुंचना होता है, किसी एक्शन तक, किसी मोटिव तक, किसी प्रूवेबल चेन तक। यहाँ चेन बार बार टूटती रही और फिर जांच ने एक अनयूजुअल रिकंस्ट्रक्शन की कोशिश की, ब्रैंडन के कुत्ते के साथ। एक पॉइंट पर पुलिस ने ब्रैंडन के कुत्ते की मदद से रास्ता दोबारा समझने की कोशिश की। यह डिटेल अजीब लगती है, लेकिन जांच में सबसे मानवीय भी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रिकंस्ट्रक्शन के दौरान कुत्ता उन एरियाज की तरफ गया जहां बॉडी और हेड रिकवर हुए थे। पुलिस ने इससे ये पॉसिबिलिटी देखी कि ब्रैंडन शायद पहले भी उस एरिया में आता जाता रहा होगा। यह बात इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि अगर ब्रैंडन उस जगह को जानता था तो हो सकता है वह वहां अपनी इच्छा से गया हो। अगर वह वहां अपनी इच्छा से गया तो सवाल बदलता है, क्या वह किसी से मिलने गया था? क्या उसे बुलाया गया था? क्या उसे लगा कि वह सुरक्षित है, या वह बस अपने यूजुअल रास्ते में ऐसे पॉइंट तक पहुंचा जहां कोई इंतजार कर रहा था? कभी कभी मर्डर की सबसे बेचैन करने वाली पॉसिबिलिटी यह नहीं होती कि विक्टिम को फोर्स करके ले जाया गया। कभी कभी बेचैन करने वाली बात यह होती है कि विक्टिम खुद चलकर उस जगह तक पहुंचता है क्योंकि उसे रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर ब्लड स्टेन्स न मिलने से इन्वेस्टिगेटर्स ने यह पॉसिबिलिटी देखी कि हत्या शायद उसी एग्जैक्ट स्पॉट पर न हुई हो, लेकिन यह भी पब्लिक रिकॉर्ड में कंक्लूसिवली प्रूव नहीं हुआ। अगर बॉडी कहीं और से लाई गई थी तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। ब्रैंडन को कहाँ मारा गया, बॉडी कैसे मूव हुई, और अरे जैसे इलाके में यह सब किसी ने देखा क्यों नहीं? भीड़ हमेशा गवाह नहीं होती। लोग मौजूद होते हैं लेकिन विटनेस नहीं बनते। हम देखते हैं पर याद नहीं रखते। हम गुजरते हैं पर दर्ज नहीं करते। और अगर कोई घटना ऐसे गैप में हो जाए जहां कैमरा भी नहीं है और मेमोरी भी नहीं, तो शहर अचानक बहुत खाली लगने लगता है। सीसीटीवी ने रास्ते का कुछ हिस्सा दिखाया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वहीं अटक गई जहां फुटेज खत्म हो गई, और फुटेज के बाहर जो हुआ वह सिर्फ अंदाज़ा बनकर रह गया। इन्वेस्टिगेशन में ब्रैंडन की डायरी, ड्राइंग्स, फ़ोन कंटेंट और म्यूज़िक का भी मेंशन आया। पुलिस ने इन्हें एग्जामिन किया। कुछ रिपोर्ट्स ने इन्हें ऑकल्ट एंगल से जोड़कर देखा, लेकिन यह जगह बहुत सावधानी मांगती है। किसी यंग पर्सन की प्राइवेट डायरी एविडेंस हो सकती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं। उसकी प्लेलिस्ट मोटिव नहीं होती और उसके ड्राइंग्स उसके मर्डर की एक्सप्लेनेशन नहीं बन जाते। समाज अक्सर विक्टिम की अनयूजुअल चीज़ों को एक्सप्लेनेशन बना देता है। इससे ट्रेजेडी थोड़ी कम रैंडम लगती है और सुनने वाले खुद को थोड़ा ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। लेकिन यही ट्रैप है। कहानी सुनाते सुनाते हम विक्टिम पर फैसला सुनाने लगते हैं। इस केस में असली सवाल यह नहीं था कि ब्रैंडन कैसा म्यूज़िक सुनता था। असली सवाल यह था कि उसे किसने मारा। एक और लीड था, प्रीस्ट एंगल। कुछ रिपोर्ट्स में एक प्रीस्ट या धार्मिक व्यक्ति को लेकर पुलिस सर्च का मेंशन आया। कहा गया कि पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन रिलायबल फॉलोअप में गिल्ट, अरेस्ट या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हुआ। इसलिए इस एंगल को भी साफ भाषा में रखना होगा। पुलिस ने सर्च किया, पुलिस ने शक किया, लेकिन पब्लिक रिकॉर्ड में कन्विक्शन नहीं है। किसी का नाम बिना प्रूफ के क्राइम की मॉरल ग्रेविटी में खींच लेना दूसरी तरह का इनजस्टिस है। ब्रैंडन के लिए जस्टिस चाहिए थी, लेकिन जस्टिस का मतलब किसी भी कन्वीनियंट सस्पेक्ट को कहानी में विलन बना देना नहीं होता। जस्टिस का मतलब है प्रूफ, और प्रूफ इस केस में बार बार हाथ से फिसल गया। दिन वीक्स में बदले, वीक्स मंथ्स में, फिर ईयर्स में। परिवार जवाब चाहता रहा, पुलिस फाइल्स चलती रहीं, मीडिया अटेंशन धीरे धीरे कम होता गया। समय के साथ यह केस पब्लिक मेमोरी में मिस्ट्री बनता गया, लेकिन ब्रैंडन के परिवार के लिए यह मिस्ट्री नहीं थी, यह अनआंसर्ड ग्रीफ था। यह बात किसी भी ऑकल्ट थ्योरी से ज़्यादा देर तक पीछा करती है, क्योंकि सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन में कम से कम एक पैटर्न होता है। सिंबल्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, फियर का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अनसॉल्व्ड क्राइम में कुछ नहीं होता, बस एब्सेंस बचती है। एक फाइल, कुछ अनआंसर्ड कॉल्स, और वह रास्ता जहां आखिरी बार कोई गया था। साल बीतते गए, इन्वेस्टिगेशन एक्टिव रही, फिर धीमी पड़ती गई। क्राइम ब्रांच तक ने पैरेलल इंक्वायरी की, लेकिन पब्लिक रिकॉर्ड में कोई अरेस्ट या कन्विक्शन सामने नहीं आया। फिर 2021 में रिपोर्ट्स आईं कि पुलिस ने कोर्ट में अ समरी रिपोर्ट फाइल की।
पुलिस प्रोसीजर में अ समरी ब्रॉडली उस स्थिति के लिए इस्तेमाल होती है जहां ऑफेंस हुआ माना जाता है लेकिन अक्यूज्ड अननोन रहता है या एविडेंस ट्रायल तक ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। यह एक्विटल नहीं था, यह कन्विक्शन भी नहीं था। यह वह जगह थी जहां फाइल कहती है ऑफेंस हुआ माना गया लेकिन अक्यूज्ड तक कानून नहीं पहुंच पाया। नई एविडेंस आए तो थियोरेटिकली केस फिर खुल सकता है, लेकिन ब्रैंडन के परिवार के लिए उस समय कोई लीगल क्लोजर नहीं आया। कानूनी भाषा बहुत सूखी लगती है, लेकिन परिवार के लिए इसका मतलब अलग होता है। पुलिस फाइल में यह एक कैटेगरी थी, घर में यह एक खाली जगह बनी रही। यहीं यह केस सिर्फ एक तरफ मौका था जो इतना ड्रामेटिक था कि हर कोई उस पर थ्योरी बना सकता था, दूसरी तरफ लीगल आउटकम था जो इतना ड्राई था कि उसमें कोई कथारसिस नहीं था। नो विलन, नो कन्विक्शन, नो फाइनल आंसर। सिर्फ एक यंग मैन जो सुबह घर से निकला था और एक शहर जिसने उसे वापस नहीं लौटाया। इस केस को नरेट करते हुए टेम्पटेशन बहुत है। इसे ऑकल्ट थ्योरी में बदलना आसान है। आरे को डरावनी जगह की तरह बेच देना भी आसान है। रिचुअल ऑब्जेक्ट्स को पूरी कहानी का सेंटर बना देना आसान है। ब्रैंडन की डायरी को ऐसे पेश करना आसान है जैसे उसकी प्राइवेट लाइफ ही उसकी डेथ की एक्सप्लेनेशन थी। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हम वही गलती दोहराएंगे जो अनसॉल्व्ड क्राइम्स के साथ बार बार होती है। जब एविडेंस जवाब नहीं देता, सोसाइटी कहानी बना देती है, लेकिन कहानी जस्टिस नहीं होती। सवाल अब भी वही है, इन्वेस्टिगेशन किसी प्रूवेबल ट्रुथ तक क्यों नहीं पहुंच पाई? और यही कहानी फिर ब्रैंडन पर लौटती है, उस मिस्ट्री से पहले वाली लाइफ पर। ब्रैंडन गोंजाल्वेस की कहानी में बहुत कुछ अंधेरे में है। उस सुबह वह किससे मिलने गया था, अगर किसी से गया था? क्या मौका स्टेज था? क्या रिचुअल एंगल रियल था या मिसलीडिंग? क्या किलर एरिया को जानता था? क्या कोई विटनेस डर गया? क्या कोई क्लू शुरुआत में ही खो गया? इनमें से किसी भी सवाल का फाइनल आंसर पब्लिक रिकॉर्ड में साफ नहीं है, और शायद यही वजह है कि यह केस अब भी बेचैन करता है, क्योंकि कुछ क्राइम्स में डर वायलेंस से नहीं आता, डर आता है साइलेंस से। अरे आज भी मुंबई का हिस्सा है। लोग वहाँ से गुजरते हैं, सुबहें लौट आती हैं, रास्ते फिर नॉर्मल दिखने लगते हैं, लेकिन कुछ जगहें नॉर्मल दिखते हुए भी अपने अंदर अनआंसर्ड हिस्ट्री रखती हैं। ब्रैंडन गोंजाल्वेस का केस सिर्फ आरे का अनसॉल्व्ड मर्डर नहीं है, यह उस भरोसे की दरार है जिसके सहारे हम मॉडर्न सिटीज़ में रहते हैं कि रास्ते विजिबल हैं, कैमरों देख रहे हैं, पुलिस पहुंच जाएगी, और अगर कुछ गलत हुआ तो सच मिल जाएगा। लेकिन ब्रैंडन के केस में सच नहीं मिला। रिचुअल ऑब्जेक्ट्स मिले, सीसीटीवी गैप्स मिले, थ्योरीज मिली, लेकिन नाम नहीं मिला। लोगों ने इसे ऑकल्ट थ्योरी, कॉन्स्पिरसी और अर्बन लेजेंड में बदल दिया, लेकिन ब्रैंडन के परिवार के लिए यह कोई लेजेंड नहीं था, यह उनका बेटा था। एक लड़का जो घर से निकला, एक रास्ता जहां कैमरा की नज़र टूट गई, एक बॉडी जो 3 दिन बाद मिली, और एक फाइल जिसमें ऑफेंस था लेकिन एग्जिट नहीं। ब्रैंडन गोंजाल्वेस उसी रोशनी के बीच छूटा हुआ नाम है। अरे की उस सड़क पर आज भी लोग गुजरते होंगे, सुबह की सैर फिर शुरू हो चुकी होगी, ट्रैफिक फिर लौट आया होगा, लेकिन एक सवाल वहीं रह गया, मुंबई ने उस सुबह क्या नहीं देखा? हर कहानी खत्म होती है, लेकिन कुछ सवाल कभी खत्म नहीं होते। अगर ऐसी सच्ची और असामान्य कहानियाँ आपको सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और अजीब और सच्ची कहानी के साथ।